कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने मंजर से होती है, जहां कुछ बहादुर लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने जिस्म पर ज़ॉम्बीज़ का खून लगाकर उन्हीं के बीच से निकलने का फैसला करते हैं। शुरुआत में उनकी ये खतरनाक योजना काम करती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे उनके जिस्म पर लगा सारा खून धोने लगता है। अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ को उनकी असली पहचान का पता चल जाता है। देखते ही देखते हजारों ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनके और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही कदमों का फासला बचा था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने इन लोगों को इतना खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? कुछ हफ्ते पहले रिक ग्राइम्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के दौरान गोली लगने के बाद कोमा में चला गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पूरा हॉस्पिटल वीरान पड़ा था, कमरों में लाशें बिखरी थीं और हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे। घबराया हुआ रिक किसी तरह वहाँ से निकलता है और सीधे अपने घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी लॉरी और बेटा कार्ल मौजूद नहीं होते। घर से निकलने के बाद रिक की मुलाकात मॉर्गन और उसके बेटे डुएन से होती है। यही लोग उसे इस नई दुनिया की सबसे डरावनी सच्चाई बताते हैं। दरअसल एक रहस्यमयी बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जो इंसान मरता कुछ समय बाद दोबारा उठ खड़ा होता, लेकिन इंसान बनकर नहीं बल्कि एक खूंखार वॉकर बनकर। मॉर्गन रिक को यह भी बताता है कि वॉकर का कांटा हुआ इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। रात होते ही रिक अपनी आंखों से इस डरावनी हकीकत को देखता है। घर के बाहर कई वॉकर घूम रहे थे, जिनमें मॉर्गन की अपनी पत्नी भी शामिल थी। वो अब इंसान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मॉर्गन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगली सुबह वो रिक को बताता है कि बचे हुए लोग अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप्स की तरफ जा रहे हैं। संभव है कि उसकी पत्नी और बेटा भी वहीं हों। साथ ही उसे सीडीसी नाम की उस जगह के बारे में भी पता चलता है जहां इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश की जा रही है। बस फिर क्या था, रिक पुलिस स्टेशन से हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। जाते वक्त वो मॉर्गन को एक राइफल और रेडियो देकर अलविदा कहता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को ढूंढना। अटलांटा की तरफ बढ़ते हुए रिक को रास्ते में तबाही के ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो साफ बता रहे थे कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। सफर के दौरान उसकी कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। मजबूरी में वो एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग इस नई दुनिया का सामना नहीं कर पाए। आखिरकार रिक एक घोड़ा लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो अटलांटा शहर में पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद यहाँ हालात बेहतर होंगे, लेकिन अगले ही पल उसकी ये गलत फहमी टूट जाती है। शहर की सड़कों पर हजारों वॉकर घूम रहे थे। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। रिक को लगता है कि शायद वहाँ सेना या बचे हुए लोग मौजूद हैं, इसलिए वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन ये फैसला उसे सीधे मौत के मुंह में पहुंचा देता है। कुछ ही देर में वॉकरों का पूरा झुंड उसे घेर लेता है। उसका घोड़ा डर के मारे बेकाबू हो जाता है और अगले ही पल सैकड़ों वॉकर उस पर टूट पड़ते हैं। रिक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। तभी उसे एक पुराना मिलिट्री टैंक नजर आता है और वो फौरन उसके अंदर घुसकर खुद को छुपा लेता है। टैंक के अंदर बैठा रिक समझ चुका था कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। बाहर हजारों वॉकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रेडियो पर सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाज उसे बताती है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे तुरंत टैंक से बाहर निकलना होगा। ये आवाज ग्लेन नाम के एक युवक की थी, जो दूर बैठकर उसे रास्ता बता रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर रिक टैंक से बाहर निकलता है और ग्लेन के निर्देशों का पालन करते हुए गलियों के बीच दौड़ने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि वॉकर उसे पकड़ लेंगे, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। आखिरकार वह एक सुरक्षित इमारत तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात ग्लेन और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स से होती है। लेकिन यहाँ पहुंचते ही एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। इमारत की छत पर मेरल नाम का एक खतरनाक और गुस्सैल आदमी लगातार वॉकरों पर गोलियां चला रहा था। टी डॉग उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन मेरल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बात इतनी बढ़ जाती है कि रिक को बीच में आना पड़ता है। हालात काबू से बाहर होते देख वह मेरल को काबू कर लेता है और उसे छत पर एक पाइप से हथकड़ी लगाकर छोड़ देता है। अब समस्या ये थी कि पूरी इमारत वॉकरों से घिरी हुई थी। नीचे उतरना मतलब सीधी मौत। तभी रिक एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना बनाता है। उसका आइडिया था कि मरे हुए वॉकरों का खून और शरीर के टुकड़े अपने ऊपर लगा लिए जाएं, ताकि बाकी वॉकर उन्हें अपनी तरह समझें। बाकी लोगों को ये प्लान पागलपन लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। कुछ ही देर बाद रिक और ग्लेन खुद को वॉकरों जैसा दिखाकर भीड़ के बीच चलने लगते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। उनके शरीर पर लगा खून धुलने लगता है और वॉकरों को इंसानों की असली गंध आने लगती है। अगले ही पल पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है और अब शुरू होने वाली थी
उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भागदौड़। अगले ही पल सैकड़ों वॉकर उनके पीछे दौड़ पड़े। दोनों पूरी ताकत से भागते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। अगर 1 सेकंड की भी गलती होती तो उनका बचना नामुमकिन था। काफी मुश्किलों के बाद दोनों एक ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी रिक के दिमाग में एक और शानदार आइडिया आता है। वो पास खड़ी एक स्पोर्ट्स कार का शीशा तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है। तेज आवाज सुनते ही ज्यादातर वॉकर कार की तरफ भागने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सर्वाइवर्स भी बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं और ट्रक में सवार हो जाते हैं। कुछ ही पलों में वो मौत के उस जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में एक बड़ी गलती हो चुकी थी। टी-डॉग से मेरल की हथकड़ी की चाबी गलती से ड्रेनेज में गिर जाती है। इसका मतलब था कि मेरल अभी भी उस छत पर अकेला फंसा हुआ था। दूसरी तरफ मेरल समझ चुका था कि अब कोई उसे बचाने वापस नहीं आएगा। गुस्से और डर के बीच फंसा वह खुद को आजाद करने का रास्ता ढूंढने लगता है। उधर शहर से दूर सर्वाइवर्स कैंप में जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। यहीं पहली बार हमें रिक की पत्नी लॉरी, बेटा कार्ल और उसका पुराना दोस्त शेन साथ दिखाई देते हैं। कैंप के लोग मान चुके थे कि रिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर बाद ट्रक कैंप में पहुंचता है। लोग खुशी से अपने साथियों का स्वागत करते हैं और फिर आखिर में ट्रक से रिक नीचे उतरता है। उसे देखते ही लॉरी और कार्ल की आंखें भर आती हैं। महीनों बाद बिछड़ा परिवार फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा था। लेकिन जहां एक तरफ ये मिलन खुशी लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ शेन के चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। कई दिनों बाद पहली बार कैंप में खुशी का माहौल था। रिक अपनी पत्नी लॉरी और बेटे कार्ल के साथ समय बिता रहा था, जबकि बाकी लोग भी उसकी वापसी का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस खुशी के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में रिक अब भी कुछ नहीं जानता था। खासकर शेन, जो रिक के लौटने के बाद अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। अगली सुबह रिक को कैंप के लोगों के बारे में और जानकारी मिलती है। तभी डेल उसे बताता है कि मेरल का छोटा भाई डेरिल भी इसी कैंप में रहता है। ये सुनकर रिक फैसला करता है कि वो खुद डेरिल को पूरी सच्चाई बताएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक हिरण को नोच रहा है। उसे खत्म करने के बाद अचानक एक नया आदमी सामने आता है। ये था डेरिल डिक्सन। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई मेरल अटलांटा में छूट गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रिक पर हमला करने तक के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि बाकी लोग किसी तरह उसे शांत कर देते हैं। आखिरकार रिक, डेरिल, ग्लेन और टी-डॉग मेरल को वापस लाने के लिए दोबारा अटलांटा जाने का फैसला करते हैं। जब ये लोग शहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां मेरल को छोड़ा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं। मेरल वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ एक कटी हुई हथकड़ी और खून के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को आजाद करने के लिए कोई बेहद खतरनाक कदम उठाया हो। उधर कैंप में भी हालात बिगड़ने लगे थे। शेन और लॉरी के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ एड नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कैरल के साथ बेहद बुरा व्यवहार करता था। जब उसने एक बार फिर कैरल पर हाथ उठाया तो शेन अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और सबके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अटलांटा की सुनसान गलियों में अब रिक और उसकी टीम मेरल की तलाश कर रही थी। छत पर मिले खून के निशान साफ बता रहे थे कि मेरल किसी तरह वहां से निकल चुका है। उन निशानों का पीछा करते हुए ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। रास्ते भर डेरिल अपने भाई को लेकर परेशान रहता है, लेकिन रिक उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी चिंता मेरल नहीं, बल्कि वो हथियारों से भरा बैग था जो शहर में कहीं छूट गया था। कुछ देर बाद ग्लेन उस बैग को लेने जाता है, जबकि बाकी लोग उसे कवर दे रहे होते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे ग्लेन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। एक तरफ ग्लेन दुश्मनों के कब्जे में था और दूसरी तरफ उनके सारे हथियार भी खतरे में पड़ चुके थे। उधर कैंप में एक और अजीब घटना हो रही थी। जिम नाम का आदमी सुबह से एक ही जगह लगातार गड्ढे खोद रहा था। जब लोगों ने उससे वजह पूछी तो वो खुद भी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात उसने कोई डरावना सपना देखा था। उसकी हालत देखकर बाकी लोग भी असहज महसूस करने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गड्ढे आखिर किस काम आने वाले हैं। दूसरी तरफ रिक की टीम उन लोगों के ठिकाने तक पहुंच जाती है जिन्होंने ग्लेन को पकड़ा था। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये कोई खतरनाक गैंग है, लेकिन अंदर जाकर सच्चाई कुछ और ही निकलती है। दरअसल ये लोग कुछ बुजुर्ग और बीमार लोगों की रक्षा कर रहे थे। दुनिया खत्म होने के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि रिक उनसे लड़ाई करने के बजाय समझौता करने का फैसला करता है। आखिरकार ग्लेन सुरक्षित वापस
जहाज मिल जाता है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन जब रिक और उसके साथी लौटने लगते हैं तो उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिस गाड़ी में वो आए थे वो गायब थी। अब उन्हें पैदल ही कैंप लौटना था। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद रिक और उसके साथी आखिरकार कैंप वापस पहुंच जाते हैं। वहां माहौल पहले से काफी बेहतर दिखाई देता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि खतरा पहले ही कैंप के बेहद करीब पहुंच चुका था। शाम होते ही सभी लोग आग के आसपास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जंगल की तरफ से वॉकरों का एक बड़ा झुंड कैंप में घुस आता है। इससे पहले कि कोई संभल पाता, कई लोगों पर हमला हो जाता है। एड को एक वॉकर दबोच लेता है, जबकि एमी भी उसकी चपेट में आ जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा कैंप चीखों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठता है। रिक, शेन, डेरिल और बाकी लोग मिलकर जवाबी हमला करते हैं और किसी तरह वॉकरों को खत्म कर देते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है तो हर तरफ सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा झटका एंड्रिया को लगता है, क्योंकि उसकी बहन एमी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो उसकी लाश के पास बैठकर रोती रहती है। तभी जिम एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि उसे पहले ही सपना आ गया था कि कैंप में कई लोग मरने वाले हैं। यही वजह थी कि वो सुबह से लगातार कब्रें खोद रहा था। अब सबको समझ आने लगा कि उसके अजीब व्यवहार के पीछे क्या कारण था। अगली सुबह हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। जब लोग मरे हुए साथियों को दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक और डरावना सच सामने आता है। कैंप पर हुए हमले के बाद अब किसी को भी वहां रुकना सुरक्षित नहीं लग रहा था। कई लोग मारे जा चुके थे और जिम के शरीर पर वॉकर के काटने का निशान भी मिल चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन रिक ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि सीडीसी में शायद कोई इलाज या मदद मिल जाए। इसी वजह से उसने सभी को वहां जाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि हर कोई रिक की बात से सहमत नहीं था। शेन का कहना था कि उन्हें सीडीसी की बजाय सेना के एक पुराने बेस की तरफ जाना चाहिए। उसके हिसाब से वहां ज्यादा सुरक्षा और संसाधन मिल सकते थे। लेकिन रिक का मानना था कि अगर दुनिया में कहीं भी इस बीमारी के बारे में जवाब बचा है तो वो सीडीसी में ही होगा। काफी बहस के बाद आखिरकार सभी लोग रिक की योजना मान लेते हैं और अगले दिन सफर शुरू करने का फैसला किया जाता है। उधर जिम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सफर शुरू होने के कुछ समय बाद ही वो समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो रिक और बाकी लोगों से कहता है कि उसे साथ ले जाना अब सबके लिए खतरा बन सकता है। शुरुआत में कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जिम बार बार विनती करता है। आखिरकार भारी मन से सभी उसकी बात मान लेते हैं और उसे एक शांत जगह पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर सीडीसी के अंदर डॉक्टर जेनर नाम का एक वैज्ञानिक बिल्कुल अकेला रह गया था। महीनों से वो इस रहस्यमयी वायरस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके सारे टेस्ट फेल हो चुके थे और उसे लगने लगा था कि इंसानियत को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे वो भी हार मानने लगा था। शाम होते होते रिक और उसके साथी आखिरकार सीडीसी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इमारत के बाहर सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थीं और पूरा परिसर सुनसान था। ऊपर से उनके वाहनों में फ्यूल भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी आसपास मौजूद वॉकर उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और ठीक उसी वक्त सीडीसी का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। सीडीसी का भारी दरवाजा खुलते ही रिक और उसके साथियों की जान में जान आती है। कुछ ही सेकंड में सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। बाहर सैकड़ों वॉकर दरवाजे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अब वे फिलहाल सुरक्षित थे। कई दिनों तक मौत से भागते रहने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अंदर उनकी मुलाकात डॉक्टर एडविन जेनर से होती है। वो सीडीसी में बचा हुआ आखिरी वैज्ञानिक था। जेनर सबसे पहले सभी का ब्लड टेस्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संक्रमित तो नहीं है। इसके बाद वह उन्हें बिल्डिंग के अंदर रहने की अनुमति दे देता है। यहाँ पहुंचकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कई महीनों बाद उन्हें साफ बिस्तर, गर्म पानी, भरपेट खाना और सुरक्षित छत नसीब हुई थी। उस रात लगभग सभी लोग आराम से खाना खाते हैं, नहाते हैं और लंबे समय बाद सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन जहाँ बाकी लोग इस राहत का आनंद ले रहे थे, वहीं शेन अंदर ही अंदर टूट रहा था। रिक की वापसी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शराब के नशे में वह लॉरी से बहस करने लगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी साफ कर देती है कि अब उसका रिश्ता सिर्फ रिक के साथ है। यह बात शेन को और ज्यादा गुस्से में भर देती है। दूसरी तरफ रिक और डॉक्टर जेनर बातचीत कर रहे होते हैं। रिक को उम्मीद थी कि सीडीसी में इस वायरस का इलाज तैयार किया जा रहा होगा, लेकिन जेनर की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर बताता है कि दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक मर चुके हैं और रिसर्च लगभग बंद हो चुकी है। यानी जिस जगह को लोग आखिरी उम्मीद समझ रहे थे, वहाँ भी कोई चमत्कार उनका इंतजार नहीं कर रहा था। इसी
बीच जेनर उन्हें एक खास रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें एक संक्रमित इंसान के मरने और फिर दोबारा वॉकर बनकर उठने की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। यह नजारा इतना डरावना था कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह जाता है। अब पहली बार सभी को एहसास होता है कि वे किस तरह की तबाही का सामना कर रहे हैं। इसके बाद जेनर उन्हें एक और भयानक खबर देता है। दरअसल सीडीसी की पूरी इमारत एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर चल रही थी। जब ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो सुरक्षा प्रोटोकॉल अपने आप सक्रिय हो जाएगा। उस स्थिति में पूरी बिल्डिंग को विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया जाएगा ताकि अंदर मौजूद खतरनाक वायरस बाहर न फैल सके। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह समय अब बहुत करीब आ चुका था। जब सभी लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेनर ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। उसके मुताबिक बाहर की दुनिया में सिर्फ दर्द, भूख और मौत बची है। इसलिए वह चाहता था कि सभी लोग यहीं आराम से अपनी जिंदगी खत्म कर लें। ये सुनकर पूरे समूह में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं जबकि कुछ पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन रिक हार मानने वालों में से नहीं था। रिक लगातार जेनर को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। दूसरी तरफ जैकवी नाम की महिला फैसला कर लेती है कि वो बाहर नहीं जाएगी। इतने संघर्ष और दर्द के बाद अब उसमें आगे लड़ने की ताकत नहीं बची थी। जेनर भी उसके साथ रुकने का निर्णय लेता है। बाकी लोग किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वे सब उस विस्फोट में मारे जाएंगे। आखिरी पलों में रिक की जिद काम आ जाती है और जेनर इमरजेंसी लॉक खोल देता है। सभी लोग तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। समय बहुत कम बचा था। कुछ ही मिनटों बाद पूरी बिल्डिंग जोरदार धमाके के साथ फटने वाली थी और इसी अफरा तफरी के बीच जेनर रिक के कान में एक ऐसा रहस्य बता देता है जिसके बारे में अभी किसी और को कुछ भी पता नहीं था। सीडीसी से बाहर निकलने के बाद सभी लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अगले ही पल पीछे खड़ी पूरी इमारत एक विशाल धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच जाती हैं और कई किलोमीटर दूर तक उसका असर दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग खामोश खड़े उस मंजर को देखते रहते हैं। इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी उनकी आंखों के सामने राख बन चुकी थी। लेकिन धमाके से भी बड़ा राज वो था जो डॉक्टर जेनर ने जाते जाते सिर्फ रिक को बताया था। यहीं पर द वॉकिंग डेड का पहला सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए अब तक जो कुछ हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। सीजन 2 में हम देखेंगे कि सीडीसी के तबाह होने के बाद रिक और उसके साथी एक नए सफर पर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में एक छोटी सी गलती पूरी टीम को मुसीबत में डाल देती है। हालात तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब उनका एक साथी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में जाना पड़ेगा जहां हर झाड़ी, हर जंगल और हर अंधेरा कोना मौत छुपाए बैठा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे किसकी किस्मत उसका साथ देगी, कौन जिंदा बचेगा और कौन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं द वॉकिंग डेड सीजन 2 की कहानी में, जहां शुरू होगा मौत का असली नंगा नाच।